जय हिंद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं। इसका नाम है पिछड़े क्षेत्र के अच्छे बच्चे, अच्छे विद्यार्थी पिछड़े कैसे रह जाते हैं। आज ये हमारा दूसरा भाग है और इस भाग में हम लोग सीखेंगे कि अभी तक हम लोग इसको ए से लेकर जेड तक बना रहे हैं, जो सीरियली कौन कौन से कारण हैं और उसका समाधान क्या क्या है उसके बारे में बना रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ए से लेकर जी तक बना चुके हैं, आज हम लोग जी से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पार्ट 1 में बहुत सी अच्छी बातें बताई गई हैं, जिसमें कि ए से बताया गया है कि उसके अंदर आर्टिस्टिक गतिविधि करनी चाहिए, बच्चे को आर्ट आना चाहिए। बी से वह बैलेंस इन लाइफ, उसको अपने जीवन में बैलेंस होना चाहिए। सी से वह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपटीशन की वजह से के जगह पे कोऑपरेशन होना चाहिए। डी से हमने जाना कि डिसिप्लिन होना चाहिए और उसको डिस्कशन करना चाहिए, आपस में वाद विवाद करना चाहिए, वाद विवाद की प्रतियोगिता रखनी चाहिए, उसमें उसकी सकारात्मक सहभागिता होनी चाहिए। ई से हुआ कि हम लोग को ईजी टाइम टेबल बनाना चाहिए। एफ से हुआ फूड या और फीडबैक, और जी से गोल सेटिंग। ई से एक था हम लोग को ईजी टाइम टेबल था कि हम लोग कभी भी कड़े टाइम टेबल ना बनाए, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने इसको अभी संक्षेप में चर्चा कर दिया है और पिछली बार हमने बताया था कि ब्राह्मी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और यह आपको कम पैसे में, कम मूल्य पर, कम कीमत में शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में बने हुए जो जड़ी बूटी है आपको गायत्री शक्तिपीठ में मिल जाएगा। आप उसको लेकर पानी में रात को डाल दीजिए, सुबह में उसको पी लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग क्रमिक रूप से धीरे धीरे उसकी दवा के बारे में जानेंगे, जिसके सेवन से, जिसके प्रयोग से हमारा स्मरण शक्ति अच्छा हो जाता है, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो अभी तक हमने एक दवाई का नाम जाना है, इसका नाम है ब्राह्मी। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग फिर जानेंगे। तो अब हम लोग आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक सोचने वाली बात है। आपको पता होगा कि बहुत सारी मौतें, मृत्यु हार्ट अटैक से होती हैं, और हार्ट अटैक से जितनी सारी मृत्यु होती है, अधिकांश आपने अनुभव किया होगा वह या तो सुबह के समय होता है या फिर शाम के समय होता है। दिन में कम मौतें होती हैं, रात में भी कम मौतें होती हैं, लेकिन अधिकांश मौत सुबह के टाइम में, सुबह से मिलते, चाहे 3 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में, या फिर 8 बजे, या फिर शाम की बात करें तो 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे रात तक होती है। आखिर क्या कारण है कि ये मौत जो हार्ट अटैक से होती है, हार्ट अटैक हमें शाम के वक्त ही क्यों आता है? इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि एक स्ट्रेस हार्मोन है एड्रेनलिन, कार्टिसोल। एड्रेनलिन एक हार्मोन है और कार्टिसोल एक हार्मोन है। ये नेगेटिव हार्मोन है, ये नेगेटिव सोचने से सेक्रेट होते हैं। तो जब सुबह के समय में इसका लेवल बहुत ही हाई होता है, एड्रेनलिन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन और बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन हैं जिनका लेवल सुबह के समय और शाम के समय बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्मों में बताया गया है कि आप सुबह के समय में और शाम के समय में पूजा कीजिए, या मस्जिद जाइए, या मेडिटेशन कीजिए। हर धर्म में कही गई है। क्यों? ताकि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से इस लेवल का स्तर नीचे होता है। तो आज ये कहना है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है? कारण है नेगेटिव हार्मोन का सेक्रेशन। नेगेटिव हार्मोन का कैसे आता है? तो हमारे विचार अगर प्रदूषित हो जाएं तो नेगेटिव हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है। तो हमको उससे बचना है। तो हमने 20 से बॉडी क्लॉक की चर्चा की थी कि अपने बॉडी क्लॉक को भी समझना है। ठीक है, अब हम लोग एच से शुरू करते हैं। तो देखिए, एच से मैंने यहाँ लिखा हुआ है हैंड राइटिंग। एच से लिखा हुआ है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मतलब क्या? हाथों की लिखावट। अब हाथों की लिखावट कैसी हो, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप देखने में काफ़ी सुंदर हैं, आपके अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, आप बहुत ही अच्छा कमाते हैं, आपका चरित्र बहुत ही बढ़िया है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी सिर्फ एक है कि आप बड़े गंदे रहते हैं। आपके कान से बदबू आती है, कान बहता है, नाक बहता है, मुंह से दुर्गंध आता है, नाखून बड़े हुए हैं, कपड़े मैले हैं, शरीर से बदबू आती है। तो आप बताइए कि कोई भी लड़की आपके साथ शादी करना चाहेगी क्या? कोई नहीं करना चाहेगी। आपके बारे में, आपको देखकर कोई आपके पास बैठना नहीं चाहेगा। भले आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हों, आपके पास बहुत सारा धन दौलत हो, अच्छा खासा आप कमाते हों, आपके पूर्वजों का अच्छा खासा नाम हो, सभी बातें अपनी जगह, लेकिन
शरीर की स्वच्छता अपनी जगह। अगर शरीर गंदा है, बदबू आता है, आँख से गंदगी है, कान से गंदगी है, नाक से गंदगी है, मुंह से गंदगी है, कपड़े मैले हैं, तो कोई भी आपके साथ बैठना नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग का भी इसका संबंध है। कैसा संबंध है? मान लीजिए कि आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तत्पश्चात आप बहुत सारी काटपीट करते हैं, अक्षर खराब है, तो एग्ज़ामिनर जो कॉपी की जांच करता है, हो सकता है कि उसका मूड अच्छा ना हो और इसमें आपके कंटेंट की अनदेखी कर दे और उसको काट कूट भी सकता है, नंबर कम दे सकता है या एवरेज मार्किंग कर सकता है। वही अगर यदि आपकी राइटिंग सुंदर होती है तो ऐसी स्थिति में वह काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, थोड़ा भी लिखा रहता है उसका नंबर मिल जाता है। तो हैंडराइटिंग बहुत ही मायने रखने वाली चीज़ है। तो ऐसे तो हैंडराइटिंग के लिए कैलीग्राफी का कोर्स होता है, आप लोग उसको कर सकते हैं। नहीं तो कुछ छोटा सा मैं आपको 3 ट्रिक्स बता रहा हूँ अभी, आप उन ट्रिक्स पे ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने समय 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। पहला क्या कि हमारे दीवार सीधे सीधे हों, पिलर हमारा सीधा हो, पहला। दूसरा, छत की जो ढलाई है वह सीधी हो। तीसरा, नाली की गोलाई या फिर जहाँ भी हवा का प्रवेश द्वार है, निकास है, वो गोल हो तो ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, तो हम लोग यही देखने जा रहे हैं। जैसे देखिए, एक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ये सीधा सीधा। ये प्रैक्टिस जितना हम सीधा करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। दूसरा प्रैक्टिस ये करेंगे, ये हमारा ढलाई हो गया, ये हमारा दीवार हो गया या पिलर हो गया, और तीसरा गोल। ऐसी प्रैक्टिस करने से आपकी राइटिंग बहुत कम मेहनत में सुधर सकती है। इसके बाद स्पेसिंग भी है कि उचित दूरी छोड़ी जाए, सभी अक्षर की लंबाई चौड़ाई मोटाई बराबर हो, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने की। यह तो संक्षिप्त में वीडियो बन रहा है। तो H से हमने जाना हैंड राइटिंग, ठीक है। अब H से एक और पॉइंट है, इसका नाम है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन मतलब छिपा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी। ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी को तो आप जानते ही हैं कि जब आदमी को कोई काम नहीं मिलता है उसे बेरोजगार कहते हैं। लेकिन ये छुपी हुई बेरोजगारी कैसी है? इस बेरोजगारी का अर्थ हुआ कि जब एक आदमी के काम में 2 आदमी इन्वॉल्व हैं, यानी कि वह व्यक्ति अकेला भी सारा काम कर सकता था, लेकिन उसमें दो आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, या 2 आदमी काम में 3 आदमी इन्वॉल्व हैं, या 4 आदमी काम में 6 आदमी इन्वॉल्व हैं, तो इसे कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। यह भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। होता है क्या कि घर में काम हो रहा है और विद्यार्थी क्या करते हैं, उसमें भी सहयोग करते हैं, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती है। वो चाहे तो दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन वह भी उनमें सहयोग कर रहे हैं ताकि हमें कोई कुछ बोले नहीं। तो इस प्रकार उनका समय बर्बाद होता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए कि एक लॉज में या किसी स्थान पे 2-3 विद्यार्थी एक साथ रहते हैं और सारे मिलकर इकट्ठे खाना बनाते हैं। जब खाना बनाते हैं, अगर वो चाहे तो एक विद्यार्थी खाना बना सकते थे, बाकी 2 विद्यार्थी पढ़ सकते थे। फिर दूसरा विद्यार्थी रात में भोजन बना सकता था, बाकी 2 विद्यार्थी पढ़ सकते थे। फिर तीसरा विद्यार्थी अगले दिन में खाना बना सकता था। इस प्रकार क्या होता है कि एक विद्यार्थी का फुल टाइम लगता, बाकी 2 विद्यार्थी का फुल टाइम यूज हो जाता। लेकिन ऐसे क्या होता है कि सब मिलकर खाना बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबका बराबर समय नष्ट होता है। अगर यदि आप उतने एक्सपर्ट नहीं हैं तब तो मिलकर बनाइए, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट होते जाइए, आप अपनी संख्या घटाते जाइए, ताकि ये गुप्त बेरोजगारी के रूप में आपका समय बर्बाद ना हो, आपका समय का पूरा यूटिलाइज हो। इसके बाद बारी आती है आई की। जी, एच के बाद आई से होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आध्यात्मिकता यह सिखाती है कि किसी को भी देखकर आप प्रभावित मत होइए। ना तो किसी को देखकर आप नफरत कीजिए और ना ही किसी को देखकर आप प्रभावित होइए। अगर आप देखकर सीधे प्रभावित हो जाएंगे तो क्या होगा, आप उसके ऊपर वाले ऊपरी गुणों को अपनाने लगेंगे, उसकी नकल करने लगेंगे, और आपके अंदर वह गुण आने की संभावना कम है। अगर आप किसी को देखकर आप घृणा आपके मन में होती है, तो उसमें नकारात्मक गुणों का आप चिंतन कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा इन्फ्लुएंस दूसरे पर पड़े,
तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अहंकार की भावना जागृत हो रही है। आप चाह रहे हैं कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा शो करना चाह रहे हैं। तो इस इन्फ्लुएंस से हमें बचना है। फिर कैसा इन्फ्लुएंस होना चाहिए? तो हमको चाहिए कि हम महान लोगों से इन्फ्लुएंस हो। जैसे स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई पुस्तक को पढ़िए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की लिखी हुई पुस्तक को पढ़िए, हिटलर की लिखी हुई पुस्तक माई कैंप मेरा संघर्ष को पढ़िए, महान लोगों की जीवनी को पढ़िए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपका एंटरटेनमेंट होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अनजाने में ही उस समय के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कल्चर, सिचुएशन सबको आप अनजाने में ही सीखने लगेंगे और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। तो इस प्रकार आपको ये सब काम करना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक बार सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए और जर्मनी गए तो आगे हिटलर बैठे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जाकर हिटलर के कंधे पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया। तो हिटलर ने कहा, मिस्टर सुभाष। तो सुभाष चंद्र बोस ने शायद जर्मन भाषा में या इंग्लिश में पूछा होगा, हाउ डिड यू कम टू नो मी? आपने मुझे कैसे जाना? तो हिटलर ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया कि हिटलर के कंधे पे सुभाष ही हाथ रख सकता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो हमने एक एग्जाम्पल से ये समझा कि उस समय हिटलर क्या कर रहा था, हमारे देश में क्या हो रहा था और सुभाष चंद्र बोस भी उनके तत्काली गए थे, फिर क्या परिणाम हुआ। तो एक छोटी सी कहानी से हमको इतना बड़ा ट्रिक्स मिला। ठीक है, तो अब हमने एच को कर लिया। अब एच के बाद आई हो गया, फिर अब बारी आती है जे की। जे से हुआ जॉयफुल लाइफ, यानी कि हमेशा खुशहाल रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। देखिए जीवन में दुखी रहने के तो हजारों कारण हैं, हमेशा व्यक्ति दुखी रहता है, लेकिन आप अपने उपलब्धियों को पर ध्यान दीजिए कि हमने आज तक क्या क्या हासिल किया है, हमारे पास आज तक क्या क्या है। अगर आप इन सब का चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही सुखी इंसान हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में आपसे कमज़ोर हैं और आप बहुत ही सुखी हैं। हमेशा उसका ध्यान दीजिए। ऐसा करेंगे तो हमेशा आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन का सेक्रेशन होगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा हम उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अब देखिए के से हुआ नॉलेज गेनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, यानी कि प्रत्येक स्थान से आपको ज्ञान प्राप्त करना है। कैसे ज्ञान प्राप्त करना है? यहाँ पे देखिए मैंने गाड़ी का पिक्चर बनाया हुआ है, इसको समझते एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक आर्किटेक्टर या एक इंजीनियर ने एक कार का डिज़ाइन किया। ये कार बड़ी लग्जरियस कार थी, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। फिर क्या हुआ, कार जब बन गया तो बनने के पश्चात इसने एमडी को बुलाया और कहा कि आप कार को एक बार देख लीजिए। एमडी महोदय बाहर बैठ गए और उन्होंने कहा कि कार को बाहर निकाल कर लाइए। लेकिन कार तो थी गैराज के अंदर, उन्होंने डिज़ाइन किया था। जब बाहर लाने लगे तो ऊपर का जो शटर था उसमें कार का अपर सरफेस टच कर गया, जो पार नहीं हो रहा था। अब तो ये इंजीनियर साहब काफ़ी परेशान हो गए कि भाई क्या बात है, क्या बात है ये कार। तो इंजीनियर साहब सोचने लगे कि अब तो मैं अपने एमडी साहब को क्या जवाब दूंगा। काफ़ी देर तक खड़े रहे। तभी वहाँ पे एक बच्चा था, शायद कुछ करता होगा। उसने कहा कि सर मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ, क्या मैं आपको इसका हल बताऊँ? उन्होंने कहा हाँ बताओ। तो उस बच्चे ने कहा कि आप कार के टायर से थोड़ी सी हवा निकाल लीजिए, कार थोड़ा दब जाएगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। इंजीनियर साहब तो सोचते रह गए कि वाह क्या बात है, ये बच्चा तो बहुत ही सुंदर जवाब दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी आप मत सोचिए कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जहाँ से भी ज्ञान मिलता है आप वहाँ से ज्ञान लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी ज्ञान पुस्तक के अंदर ही नहीं है। बुक तो एक छोटा सा टूल है, एक औजार है, एक उपकरण है। ज्ञान तो हमारे चारों ओर है। अब ये तो हमारी ग्राह्यता पर निर्भर करता है, हमारी ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है कि हम कितना ले पाते हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बुक की नॉलेज ही सब कुछ नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा पार्ट है। हम लोग को तो बहुत सारा ज्ञान अर्जन करना है। इसके बाद देखिए एल, के बाद बारी आती है एल की। एल का मतलब हो गया लिसनिंग स्किल, यानी कि हमारी लिसनिंग स्किल यानी सुनने की कुशलता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि ट्राई टू बी ए लिसनर फर्स्ट, ट्राई टू बी ए गुड लिसनर फर्स्ट, यानी कि आप एक अच्छा श्रोता बनने का अभ्यास कीजिए। आपने सुना होगा ना कि एक अच्छा वक्ता हमेशा एक अच्छा श्रोता होता है। जो सुनेगा ही नहीं वो वक्ता क्या बनेगा। सुनना और पढ़ना ये दोनों एक क्रिया है, ये दोनों इनपुट है। जैसा सुनेंगे वैसा हमारे अंदर जाएगा, जैसा पढ़ेंगे वैसा हमारे अंदर जाएगा, जैसा देखेंगे वैसा हमारे अंदर जाएगा।
अगर यदि अच्छाई को भरते हैं तो अच्छाई बाहर आती है, बुराई को भरते हैं तो बुराई बाहर आती है, गंदगी को भरते हैं तो गंदगी बाहर आती है। तो हमें एक अच्छा श्रोता बनना है और जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको छांट कर निकाल देना है। इसके बाद अब एल के बाद बारी आती है एम की। एम काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एम का मतलब हुआ, एम से हम लोग कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ध्यान क्या होता है? कहते हैं ना कि आँख कान बंद किया, घुटने पालथी मारे, सुखासन में बैठ गए, उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में कर लिया और ये ध्यान हो गया। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ यही ध्यान नहीं है। हम लोग कहते हैं ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ। मतलब क्या है? जिस काम को करो ध्यान दो कि मैं वो काम कर रहा हूँ। ताला भी लगा रहा हूँ तो ध्यान दो कि मैं ताला लगा रहा हूँ। आप जो भी काम कीजिए उस पर ध्यान रखिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, यही ध्यान है। तो आप कहेंगे कि आंख बंद करके फिर क्या करते हैं? तो वह ध्यान का एक अभ्यास करते हैं कि हमारा माइंड भटकेगा, फिर हम उस स्थान पे लाएंगे, हमारा माइंड जाएगा, फिर हम उस स्थान पे लाएंगे। तो एक ध्यान हम भी आपको सिखा देते हैं। बच्चों को पूजा करने का बड़ा शौक़ होता है, बच्चे बहुत पूजा करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी पूजा की विधि बताने जा रहा हूँ, आपका ध्यान भी हो जाएगा, आपके ब्रेन की एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका समय भी बच जाएगा और आपकी सबसे बेस्ट पूजा हो जाएगी। तो ये ध्यान कैसा है सुनिए, ये पूजा कैसी है सुनिए। हर बच्चे को कोई ना कोई भगवान या कोई देवता विशेष रूप से प्रिय होते हैं। हर समय उनके बारे में उनकी आस्था बहुत अच्छी होती है। आप उनका ध्यान कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि मुझे कौन से भगवान प्रिय हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कभी मुझे गणेश जी के बारे में लगता है कि मैं उनकी पूजा, मैं उनका विशेष भक्त हूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं शंकर भगवान का भक्त हूँ, कभी मुझे लगता है मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ, कभी मुझे लगता है कि मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ। तो किस भगवान से मेरा लगाव है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसके बारे में आपको एक ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आपका मन सबसे पहले किनको पुकारता है? जिनको आप सबसे पहले पुकारते हैं बस वही आपके इष्ट हैं, आप उन्हीं का ध्यान कीजिए। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप शंकर भगवान को विशेष रूप से आस्था रखते हैं, उन पर आप अपनी आस्था रखते हैं। तो उनका एक धाम यहाँ पे है बैद्यनाथ धाम। तो आप ध्यान कीजिए, आप बैठ जाइए, पालथी मार लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, फील कीजिए कि आप सुल्तानगंज में गए हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, रगड़ रगड़ कर नहा रहे हैं। गंगा जी के पानी का अनुभव कीजिए, उनके रंग को देखिए, मिट्टी से अपने शरीर को साफ़ कीजिए, फिर बाहर निकलिए, कपड़े पोंछिए, कपड़े से शरीर पोंछिए, कपड़े पहनिए, जल भरिए, संकल्प लीजिए और फिर उसको लेकर बाबा धाम की ओर रवाना हो जाइए। रास्ते को चलिए, रास्ते को देखते जाइए, हर एक चीज़ को अनुभव कीजिए, महसूस करना है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर शंकर भगवान के मंदिर में जाइए, उनको जल चढ़ाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनको दूध से नहलाइए, दही से नहलाइए, फूलों से सजाइए, घी से नहलाइए, मधु से नहलाइए, फिर गंगा जल से नहलाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, बिल्वपत्र पर राम राम लिखकर चढ़ाइए, फिर उनको कपड़े से पोंछिए, फिर उसको श्रृंगार कीजिए, पूरी तरह पूजा कीजिए, आरती कीजिए, वंदन कीजिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे वापस अपने घर की ओर आ जाइए। आप जितना अच्छा से इसको कर पाएंगे उतना अच्छा आपको ध्यान लगेगा। कई दिन करने के पश्चात आप उब भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज क्या करना है, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये सच्ची पूजा यही है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से फूल चोरी करके लाए और चढ़ाने चले गए। किसी का हमने कोई सामान उठा लिया, मांग लिया, दूसरे का सामान लेकर कर दिया तो हमें पुण्य मिल गया। पुण्य वन्य कुछ नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए, न कि तुम्हारा और कुछ। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एम से होता है माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ आप पढ़िए उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते चले जाइए। बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाइए। जब छोटा छोटा पॉइंट लिखते जाएंगे और उसको एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते जाइए और हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन लिखते जाइए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। मैंने इतने देर का वीडियो कितने कम में लिखकर ही बना दिया है। क्यों? ये पूरा का पूरा माइंड मैप है। जैसे मैं
अगर कुल्हाड़ी के बारे में बता रहा हूँ तो मैंने कुल्हाड़ी का एक्स बना दिया, ये कुल्हाड़ी हो गया। मुझे हार्ट के बारे में बताना है कि दिल, हार्ट अटैक, तो यहाँ मैंने दिल का फोटो बना लिया, ये हार्ट से संबंधित हो गया। ठीक है, माइंड मैप मैं आपको और भी आगे बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तत्पश्चात जब हम माइंड मैप से बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक विशाल सा सिलेबस छोटा में आ जाता है, और छोटा में आता है तो हमें रिवीजन करने में, दोहराने में काफ़ी सहूलियत होती है, वो फटाफट कर लेते हैं। फिर जब लिखने की बारी आती है तो उसमें से एक पॉइंट लेते, फिर उसका वर्णन करते, फिर एक पॉइंट लिया, फिर उसका वर्णन किया। ऐसा करने से क्या होता है कि गागर जो था, सागर जो था, वह गागर में समा गया, और जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो अब हमारा ये जो गागर, ये सागर बन जाता है। कहते हैं ना कि बिंदु में सिंधु समा जाता है और सिंधु में बिंदु समा जाता है। ऐसे ही कि एक मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, उसके अंदर कितने सारे डेटा भरे रहते हैं, तो जो डेटा है उसको आप समझ जाइए कि ये बन गया सागर, लेकिन जो मेमोरी है वो समझ जाइए कि बन गया गागर। फिर इसको निकालना शुरू करते हैं तो फिर ये, जैसे एक पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है, सागर में गागर है, गागर में सागर है, जब निकालते हैं तो फिर ये गागर से सागर बन जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाना। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में अब हम लोग जानेंगे एम, अभी एम की चर्चा चल रही है तो अभी एम के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि एम से होता है मल्टीविटामिन, क्योंकि मुझे मेमोरी की दवाई भी तो बतानी है। प्रकृति में बहुत सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, परंतु हम इनको खा नहीं पाते हैं, कारण बहुत सारा हो सकता है। तो जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। तो हमें क्या करना है कि जब हम सारे विटामिन को तो ले नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें मल्टीविटामिन लेना चाहिए। मल्टीविटामिन में कुछ मल्टीविटामिन के नाम हैं, जैसे जिंकोबिट हो गए, ए टू जेड हो गया, कम दाम में विकोसुल हो सकता है, कम दाम का कोबाडेक्स हो सकता है, कम दाम का पोलोबिन हो सकता है, और कम दाम का सुप्राडिन हो सकता है। तो ये सब सारे मेडिसिन हैं, इनके दाम भी कम है, और रेगुलर अगर आप इसको लेते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहता है। तो अब तक हमने 2 मेडिसिन की चर्चा की है। अब मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि अगर यदि आप हमारे सारे वीडियोज़ को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जय हिंद लिखिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जय हिंद लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको हमारे वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं आपको भेज दूंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 99 89 71 02, 91 99 89 71 02, 9199897102। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एच से लेकर एम के आधा तक सीखा है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। आप स्किप मत कीजिए, आप सावधानी से देखिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।